हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मटेरियल हैंडलिंग एंड डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं मटेरियल हैंडलिंग की डेफिनेशन से कि अलग अलग कैसे हम लोग मटेरियल हैंडलिंग को अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम कंजप्शन और डिस्पोजल को भी रखते हैं। उस टाइम पर आपके मटेरियल, गुड और प्रोडक्ट्स की मूवमेंट को, स्टोरेज को, उनके कंट्रोल को और प्रोटेक्शन को चेक करना मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। वहीं जब हम लोग और तरीकों से मटेरियल हैंडलिंग की बात करते हैं तो मटेरियल हैंडलिंग जो है एक ऐसी आर्ट है या एक ऐसी साइंस है जिसकी हेल्प से आप अपने मटेरियल की मूवमेंट को, स्टोरेज को, प्रोटेक्शन को और इवन कंट्रोल को समझ सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग जो है वो अलग अलग प्रॉपर मेथड्स और इक्विपमेंट्स यूज करके आपके मटेरियल की मूवमेंट को कराना, आपके मटेरियल की मूवमेंट करवाना और उसको स्टोर करना, स्टोरेज करना, वो भी लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर, वो आपको सिखाता है। वहीं मटेरियल हैंडलिंग जो है एक ऐसी आर्ट है या साइंस है जो कि आपके मटेरियल की कन्वेइंग, एलिवेटिंग, पोजीशनिंग, ट्रांसपोर्टिंग, पैकेजिंग और स्टोरिंग को आपको करना सिखाता है। ठीक है। इवन आप मटेरियल हैंडलिंग को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप मटेरियल हैंडलिंग जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप सही मटेरियल को सही जगह पर सही टाइम पर लेकर जाते हैं, मूव कराते हैं। वो सही अमाउंट, आपका मटेरियल जो है वो सही अमाउंट में होना चाहिए, सही उसका सीक्वेंस होना चाहिए, इवन उसकी कंडीशन भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। अगर हम नॉर्मली बात करें कि हमें मटेरियल हैंडलिंग जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो सही समय, सही अमाउंट, सही मटेरियल, सही उसकी कंडीशन होगी, मटेरियल की सही प्लेस पर वो जाएगा, ठीक पोजीशन उसकी रहने वाली है, सही सीक्वेंस में वो आगे बढ़ने वाला है, कॉस्ट भी ठीक रहने वाली है और इवन जो आप मेथड्स यूज करेंगे वो भी सही होंगे। ये सब कुछ आपको मटेरियल हैंडलिंग करना सिखाता है या प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें कि गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि ये आपके मटेरियल की मूवमेंट जो होती है उसको एफिशिएंटली और सेफली करवाता है उसके डिजायर्ड प्लेस तक। जहां तक आपको मटेरियल को ले जाना है वहां तक एफिशिएंटली और सेफली आपके मटेरियल की मूवमेंट करवाता है। वहीं जब आपके मटेरियल की जरूरत होती है उस टाइम पर ही ये मटेरियल की मूवमेंट पॉसिबल होती है। इवन आपके जो मटेरियल है जो आपको सप्लाई करना है वो किस रेट पर करना है, मतलब कितना करना है, वो भी आपको मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं मटेरियल को स्टोर करने के लिए कम से कम जगह जो है यूटिलाइज की जाए, ये भी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है आपके मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की। मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज जो हैं वो अपने आप में आपका लोवेस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन होता है किसी भी मटेरियल को हैंडल करने के लिए। अगर हम मटेरियल हैंडलिंग की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। पहले हम बात करें तो रिड्यूस्ड कॉस्ट, आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। कैसे? आपकी जो स्पेस है उसको बेटर एडवांटेजेस के हेल्प बेस पर यूटिलाइज किया जाता है। कम से कम स्पेस को आप यूटिलाइज करते हैं जिससे कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। इवन आपका जो मटेरियल है उसको जब आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाना है तो वो फ्यू नंबर ऑफ इफेक्टिव मूवमेंट्स पर ही कंप्लीट हो जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि ये वेस्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है। जब आप मटेरियल्स को हैंडल कर रहे हैं तो मटेरियल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की हेल्प से इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि इन डैमेजेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं आपका इन और आउट स्टॉक हैंडलिंग प्रोसेस के टाइम पर भी आपका प्रॉपर कंट्रोल जो है मेंटेन रहता है आपके मटेरियल के ऊपर। नेक्स्ट जो आपकी बेनिफिट है वो है इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस। ठीक है। यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव किया जाता है। जैसे आपके जो वर्कर्स हैं उनके फटीग को कम करना,
इवन उनको सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। ठीक है, अब हम लोग वर्किंग फटीग को कम करने की बात करें तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनको हम मेंटेन करें, जिससे आपका वर्किंग कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इवन हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि किसी भी एक्सीडेंट का खतरा ना रहे, तो उसके हेल्प पे हम लोग वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लांट की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड करके, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग स्टोर करेंगे अपने मटेरियल को, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वहीं जब हम लोग लिमिटेशंस की बात करें कि मटेरियल हैंडलिंग के लिमिटेशंस क्या है, तो उसमें क्या है कि आपके मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स की वजह से कुछ कैपिटल कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाती है। अगर एक बार आपने मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है चेंजेस के लिए वो बहुत ही कम हो जाती है। अब आपको चेंजेस करना पॉसिबल नहीं रहता। जब हम लोग इंटीग्रेटिंग मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की बात करते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फेलियर या फिर किसी भी पोर्शन के रुकने की वजह से या फेलियर की वजह से आपका जो डाउन टाइम है प्रोडक्शन सिस्टम का वो बढ़ जाता है। इवन आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जो है उसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी, मेंटेनेंस की फैसिलिटीज के लिए भी आपको कुछ ना कुछ एडिशनल कॉस्ट वहां पे लगानी पड़ती है। तो इवन इससे आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। वहीं जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मटेरियल हैंडलिंग को टेक्निकली आप 5 अलग अलग फंक्शनल डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले आपका बल्क हैंडलिंग आता है। बल्क हैंडलिंग में क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल की एक्सट्रैक्टिंग की जाती है, उनको हैंडल किया जाता है और उन बल्क मटेरियल्स को आपको स्टोर किया जाता है, जिसके अंदर आपके गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सेमी लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं। वहीं इन प्रोसेसेस को मेनली प्रोसेसिंग पर लगाया जाता है, जहां बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज में और इवन माइन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आप बल्क हैंडलिंग का यूज करते हैं। दूसरा जो आपका फंक्शनल डिवीजन है वो है यूनिट हैंडलिंग। यूनिट हैंडलिंग के बेस पे बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के टाइम पर आपका जो मटेरियल्स हैं जो फॉर्म हुए हैं इनिशियल, इंटरमीडिएट या फिर फाइनल स्टेजेस पर, उनकी हैंडलिंग को आपका यूनिट हैंडलिंग जो है कवर करता है। ठीक है, कि हमें उनको कैसे हैंडल करना है इन अलग अलग स्टेजेस पर, वो आपको मटेरियल हैंडलिंग सिखाता है। इवन यहाँ पे पिंच से लेके लोकोमोटिव जैसे यूनिट लोड्स को हैंडल करना ये आपको सिखाता है। वहीं जब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करें तो उसमें पैकेजिंग आता है। ठीक है, कि आपको किस तरीके का कवर जो है वो चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होगा, किस तरीके से आपको उसको सिलेक्ट करना है, और जो आपके प्रोसेस कंटेनर्स हैं उसका यूज क्या रहने वाला है। इसके अंदर आपके सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स की पैकिंग इंक्लूड होती है। नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है वेयर हाउसिंग। जो आपका वेयर हाउस जो एरिया है जो कवर हो रहा है यहाँ पे, उसमें आपके मटेरियल का आना, आपके मटेरियल का रिसीव होना, उसको स्टोर होना, इवन उस मटेरियल की शिपिंग, ये सब कुछ इंक्लूड होती है। ठीक है, यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी पॉइंट का जो प्रोसेस चल रहा है उसके किसी भी पॉइंट पे जब हम लोग इन सब मटेरियल के आने की, उनको स्टोर करने की या उनको ले जाने की बात करते हैं तो वो हमारा वेयर हाउसिंग में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टाइप है वो है करियर हैंडलिंग। ठीक है, कैरियर हैंडलिंग। कैरियर हैंडलिंग में क्या होता है कि आपका मटेरियल लोड हो रहा है, उसको एक पॉइंट पर सिक्योर किया जा रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसको अनलोड किया जा रहा है और इवन उसको ट्रांसफर किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर हाईवे ट्रक्स की हेल्प से या रेलवे कार्स की हेल्प से, शिप्स की हेल्प से, एयरलाइंस की हेल्प से। ये सब कुछ आपका करियर हैंडलिंग में इंक्लूड होता है। वहीं जब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो हम लोग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को 5 मेजर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट आता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो 2 वर्कशॉप्स के बीच में जब आपको मटेरियल को ले जाना है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स यूज करने हैं। वहीं आप लोडिंग डेक की बात करें या स्टोरेज एरिया की बात करें तो लोडिंग डेक से स्टोरेज एरिया के बीच में अगर आपको ले जाना है तो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम लोग सब कैटेगरीज की बात करें ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स की तो उसमें आपके कन्वेनर्स, क्रेन्स, इंडस्ट्रियल ट्रक्स ये सब आते हैं।
मटेरियल्स जो हैं उनको हम लोग बिना किसी इक्विपमेंट की हेल्प से मैन्युअली भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वहीं हम जब आगे बढ़ते हैं तो पोजीशनिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे आपके इक्विपमेंट्स जो कि मटेरियल को किसी सिंगल लोकेशन पर हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम पोजीशनिंग इक्विपमेंट्स कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे बात की जाए, अगर आपको मटेरियल को फीड करना है किसी मशीन में, ठीक है, मशीनिंग के लिए किसी भी मटेरियल को आपको मशीन के अंदर सेट करना है, तो उस वक्त जो आप फीडिंग है जो आपका, ये सब कुछ किस में आता है, पोजीशनिंग इक्विपमेंट में आता है। आपको पता है आपको उसको सही तरीके से रखना होगा ताकि आपका मशीनिंग जो है वो ठीक हो जाए, अदरवाइज वो आपका डैमेज होने वाला है। इवन आपको उसे ट्रांसपोर्ट करना है तो भी उसे सही तरीके से सेट करना होगा, आपको उसे स्टोर करना है तो भी उसकी पोजीशनिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। वहीं हम लोग जब ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की तरह बात करते हैं तो आपका जो पोजीशनिंग इक्विपमेंट है, ठीक है, ये एक सिंगल वर्क प्लेस पर आपके मटेरियल को हैंडल करने के काम आता है, जबकि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में आप उसको अलग अलग जगहों पर हैंडल करते हैं। आपका मटेरियल जो है उसको आप लोग बिना इक्विपमेंट के मैन्युअली भी पोजीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है यूनिट लोड फॉर्मेशन इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट में क्या होता है, आपका मटेरियल जो है उसके यूज को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे जब उसको एक सिंगल लोड की तरह आप हैंडल करते हैं ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज के टाइम पे। अगर आपका मटेरियल जो है वो सेल्फ रिस्ट्रेनिंग है तो उनको एक यूनिट लोड में फॉर्म करके, ठीक है, बिना किसी इक्विपमेंट के भी हम लोग यूनिट लोड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, यूनिट लोड में उसे फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है स्टोरेज इक्विपमेंट। आपके मटेरियल इक्विपमेंट जो यूज किए जाते हैं आपके मटेरियल को होल्ड करने के लिए या बफर करने के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे हम स्टोरेज इक्विपमेंट्स कहते हैं। ठीक है, कुछ हमारे स्टोरेज इक्विपमेंट्स जो हैं उनके अंदर हमारा मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड होता है, जैसे हमारी SR मशीन्स हैं या ASRS मशीन्स हैं, स्टोरेज कैरोजल्स हैं, उनको भी आप इसमें इंक्लूड करते हैं। वहीं आपके कुछ मटेरियल जो है वो डायरेक्टली ब्लॉक में स्टैक कर दिए जाते हैं फ्लोर्स पर ही, फर्श पर ही, तो उनके लिए आपको किसी भी स्टोरेज इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट जो आपका टाइप आता है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इक्विपमेंट जो है ये आपके मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं ताकि आपके मटेरियल के फ्लो को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जा सके, प्रॉपर फैसिलिटी उसे प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, उनके बीच में भी जो आपके मटेरियल का फ्लो है वो प्रॉपर बना रहे। आपके मटेरियल को आइडेंटिफाई करना और उसके कंट्रोल को एसोसिएट करना बिना किसी इक्विपमेंट के मैन्युअली भी ये पॉसिबल होता है। आप बिना किसी इक्विपमेंट की हेल्प के अपने मटेरियल को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, हम लोग मटेरियल हैंडल इक्विपमेंट्स के ग्रुप्स की बात करेंगे डिजाइन फीचर्स के बेस पे, कि हम लोग कैसे डिजाइन फीचर्स के बेस पे आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आपको होस्टिंग इक्विपमेंट्स आता है। होस्टिंग इक्विपमेंट्स जो है वो एक मशीन्स का ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर लिफ्टिंग गियर्स लगे होते हैं जो कि आपके लोड्स को बैचेस में मूवमेंट कराने के में हेल्प करते हैं। ये इक्विपमेंट जो है ये मेनली यूनिट लोड्स के लिए बनाए गए हैं। इसमें क्रेन्स और एलिवेटर्स इस ग्रुप में आपके आते हैं। दूसरा जो आपका टाइप है वो है कन्वेइंग इक्विपमेंट। कन्वेइंग इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं या ऐसी मशीन्स, ग्रुप ऑफ मशीन्स होती हैं जिनके अंदर लिफ्टिंग गियर नहीं होता है और ये आपके लोड की मूवमेंट, ये कॉन्टिन्यूस फ्लो देते हैं आपके लोड को। ठीक है, इनको मेनली बल्क और यूनिट लोड्स के लिए, दोनों टाइप के लोड्स के लिए, बल्क के लिए भी यूनिट लोड्स के लिए भी एक ही टाइम पे यूज किया जा सकता है। आपके जो थर्ड टाइप है वो है सरफेस एंड ओवरहेड इक्विपमेंट्स। आपका ऐसा मशीन का ग्रुप्स जिसमें कि किसी भी तरीके के लिफ्टिंग गियर नहीं होते हैं और यहाँ पे आपके लोड्स को बैचेस में हैंडल किया जाता है। इसमें ट्रैकलेस ट्रक्स, नैरो गोज कार्स आपके इस ग्रुप में आती हैं। अगर हम यूनिट लोड्स की बात करें तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग साइजेस, शेप और वेट्स को आप एक सॉलिड में फॉर्म कर रहे हैं जिसको कि आप यूनिट लोड कह रहे हैं। मतलब 20-25 आइटम है, उनको आपने इस तरीके से सेट कर लिया एक दूसरे के साथ कि वो अपने आप में एक सिंगल लोड बन गया, उसे आप यूनिट लोड कहते हैं। दूसरे आपके बल्क मटेरियल आते हैं। बल्क मटेरियल में क्या होता है, आपके पाउडरी सब्सटेंस हैं या ग्रैनुलर्स हैं, ठीक है, या फिर ऐसी कोई चीज है जिसको कि आप ढेर में
इकट्ठा कर सकते हैं, हीप्स में इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसे हम बल्क मटेरियल कहते हैं। जैसे आपकी मिट्टी वगैरह इकट्ठी की जाती है, या फिर आपने देखा होगा जब आप पावर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे कोयला आपका एक ढेर का ढेर लगा दिया जाता है, कोयले को इकट्ठा कर लिया जाता है ऊंचा सा कोयले का पहाड़ बना के, तो उसको हम लोग बल्क मटेरियल्स में काउंट करते हैं। ऐसा हम लोग कोयले के लिए भी कर सकते हैं, सीमेंट के लिए भी कर सकते हैं, शुगर के लिए भी, ग्रेन्स के लिए भी, सैंड्स के लिए भी, क्ले के लिए भी, तो ये सब बल्क मटेरियल्स में काउंट होते हैं। वहीं अगर हम मटेरियल हैंडलिंग की एप्लीकेशंस की बात करें तो इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हैवी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है इसका, माइनिंग इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, ऑटोमेटिव और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। वहीं जब हम लोग मटेरियल हैंडलिंग की डिज़ाइन कंसिडरेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहली कंसिडरेशन जो है वो है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इक्विपमेंट जो आपको चाहिए उनको अफेक्ट करता है। इसकी कैटेगरी ये है कि अगर फिजिकल स्टेट के बेस पे मेजर्स देखे जाएं तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, आप देखेंगे कि कौन सी फिजिकल स्टेट है, उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आप किस तरीके से उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। साइज के बेस पर भी कि वॉल्यूम क्या है, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, इस बेसिस पर भी आपको ये सोचना होता है कि आपको क्या ट्रांसपोर्टेशन चाहिए या क्या किस तरीके से आप इसे स्टोर कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। वेट के बेसिस पर भी कि पर पीस वेट कितना है और पर यूनिट वॉल्यूम उसका वेट कितना है। फिर शेप के बेस पर कि वो लंबे हैं, फ्लैट हैं, राउंड है, स्क्वायर टाइप हैं, किस तरीके के हैं जो हमें, और हमें किस तरीके का ट्रांसपोर्ट चाहिएगा, कंडीशन कैसी है, वो हॉट है, कोल्ड है या वेट है। हर एक अलग अलग कंडीशंस में हमें अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस चाहिए होते हैं। वहीं सेफ्टी रिस्क क्या है या फिर हम कहें डैमेज का रिस्क क्या है, वो एक्सप्लोजिव है, फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग अपने जो ट्रांसपोर्ट है या स्टोरेज है उसके मटेरियल को डिस्क्राइब करेंगे, डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा फ्लो रेट आता है। फ्लो रेट के अंदर आप लोग ये देखते हैं कि आपके जो हैंड ट्रक्स वगैरह हैं, मैनुअल हैंडलिंग वगैरह हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं और उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ होती है। इवन जो आपके कन्वेनर हैं उनको आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और हाई क्वांटिटी उन पे मटेरियल की इधर से उधर ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं। वहीं जब आप पावर ट्रक्स की बात करेंगे या यूनिट लोड एजीवीज की बात करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है, पर क्वांटिटी जो आप मटेरियल की रिमूव कर सकते हैं वो बहुत कम होती है। इवन आपकी एजीवी ट्रेन्स जो होती हैं उनमें आप लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकते हैं और साथ के साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल की क्वांटिटी को भी आप इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है डिज़ाइन कंसिडरेशन के लिए कि आपको किस तरीके का इक्विपमेंट चाहिए, उसमें आपका फ्लो रेट आता है। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो प्लांट लेआउट रहने वाला है कि आपने किस तरीके का प्लांट लेआउट जो है रखना है। सबसे पहले अगर हम लेआउट की बात करें, मान लीजिए आपका फिक्स्ड पोजीशन लेआउट है, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली है वो ये है कि आपका प्रोडक्ट साइज जो है या तो वो बहुत बड़ा रहने वाला है और प्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत कम रहने वाला है। तो उस टाइम पे जो आपको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो क्रेन है, होइस्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रक्स हैं। वहीं हमारा अगर लेआउट टाइप जो है वो प्रोसेस का है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट में जो वेरिएशन रहने वाला है, उसकी प्रोसेसिंग में जो वेरिएशन रहने वाला है, प्रोडक्शन रेट्स जो है वो या तो कम रहेंगे या फिर मीडियम रहेंगे। तो वहां पे आपके जो इक्विपमेंट्स यूज होने वाले हैं वो हैंड ट्रक्स, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, एजीवीज यूज होने वाले हैं। वहीं आपका लेआउट टाइप अब अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की वैरायटी जो है वो लिमिटेड है पर प्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फ्लो के लिए कन्वेनर्स की जरूरत पड़ने वाली है और ट्रक्स की जरूरत पड़ने वाली है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आपके मटेरियल, आपके कंपोनेंट को डिलीवर करने के लिए। वहीं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है यूनिट लोड प्रिंसिपल। यूनिट लोड जो है आपका वो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के जितना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको मूव करने और स्टोर करने में आसानी हो सके। आपका जो यूनिट लोड होता है वो जो भी यूनिट आप मूव करा रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं गिवन टाइम पर, वो आपका यूनिट लोड है। एक यूनिट लोड जो है उसके अंदर आपका कंटेनर हो सकता है, करियर हो सकता है या सपोर्ट हो सकता है जो कि आपके मटेरियल की मूवमेंट को हेल्प करने वाला है। जो आपके फैक्टर्स यूनिट लोड या कंटेनर आपका किस तरीके का होना चाहिए उनको डिटरमाइन करते हैं। उसमें आपके करियर का साइज आता है, आपके आइटम का साइज और वेट आता है कि आपके उस आइटम का साइज क्या है, वेट क्या है, आप मूविंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं, उसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, सप्लाई कैसे होगी, मेंटेनेंस कितनी रहने वाली है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस क्या हैं, और लोडिंग और अनलोडिंग कंटेनर्स के लिए जो आपकी स्पेस है, स्टोरिंग स्पेस है, वो किस तरीके की है। वहीं जब हम लोग यूनिट लोड्स को क्यों यूज करते हैं अगर इसकी बात करी जाए तो ये है कि मल्टीपल आइटम्स को आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ ट्रिप्स है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जा रहे हैं, फिर वहां से वापस आ रहे हैं, यहाँ से फिर आगे जा रहे हैं, उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए
अगर आप अकेले एक कंपोनेंट को लेके चलेंगे तो आपका एक बार में एक कंपोनेंट पहुंचेगा, तो 100 कंपोनेंट्स आपको पहुंचाने हैं तो वो 100 टाइम्स आपकी रोटेशन होने वाली है। वहीं अगर आप 10 कंपोनेंट या 20 कंपोनेंट को एक साथ लेके जा सकते हैं तो अपने आप में आपकी नंबर ऑफ ट्रिप्स जो है वो कम हो जाएंगी। यहाँ पे आपका लोडिंग अनलोडिंग टाइम भी जो है वो बच जाता है, आपका प्रोडक्ट का डैमेज होना भी कम हो जाता है। वहीं अगर हम यूनिट लोड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आपके यूनिट लोड्स को, मतलब अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके, मतलब इकट्ठा करके एक पूरा एक यूनिट लोड बनाने में जो टाइम हमारा लगता है और बाद में उसे तोड़ने में जो टाइम लगता है, वो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे यूटिलाइज होता है हमारा। ठीक है, हमारे जो एक बार हम लोग सामान को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले आए हैं जहां हमें उन्हें ले जाना था, तो हमारे जो कंटेनर्स थे या पैलेट्स थे वो अब खाली हो गए हैं। अब उन्हें वापस हमें उसके पॉइंट तक दोबारा पहुंचाना है, तो उसमें भी वो भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज हो जाती है। आपके जो ये कंटेनर्स हैं या पैलेट्स हैं, इनकी कॉस्ट कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। इवन जो आपके रिस्ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं जो कि यूनिट लोड के लिए यूज किए गए हैं, उनकी कॉस्ट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये आपकी यूनिट लोड की डिसएडवांटेजेस होती हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने मटेरियल हैंडलिंग या डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू।